शुभ संध्या मित्रों। लिब्रस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आफ्ताब अहमद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि सीटेट की परीक्षा चल रही है और उसी पर आधारित आज मैं 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जिसमें 15 प्रश्न हिंदी शिक्षण से संबंधित हैं और 15 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश पर आधारित हैं। बिल्कुल सीटेट पैटर्न पर आधारित ये प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, आप लोग के सामने दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। विकल्प दिया है लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान। तो इसका देखिए कह रहा है किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। तो मित्रों, लिपि से अगर परिचय ही नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे। यानी कि इसका राइट आंसर पहले प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ए। जब लिपि का हमें ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो पहला ही प्रश्न, इसका पहले प्रश्न का पहला विकल्प सही है, लिपि से परिचय। बाद में जब मुझे लिपि का ज्ञान होगा तो 12 खड़ी से भी परिचय होगा, क, का, की 12 खड़ी जो होते हैं। फिर वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान होगा। जब लिपि का ज्ञान होगा तभी तो वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान होगा। संयुक्ताक्षरों की पहचान तभी होगी। यानी कि पहली प्राथमिकता क्या है, लिपि से परिचय होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहां देखिए दिया है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतलेख और सुलेख। यानी देखिए दिया है प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता, यानी कि लिखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वर्तनी नहीं, पहले ही लिखने पर फोकस करेंगे तो वर्तनी शुद्धि पर ध्यान नहीं देंगे। मौलिक विचार नहीं। सुलेख, सुंदर लिखना, पहले ही सुंदर लिखना। प्रारंभिक में प्राथमिक स्तर पर बालक सुंदर लिखने पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। श्रुतलेख यानी कि सुनकर लिखना, यानी कि दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रुतलेख। सर्वाधिक इन चारों विकल्पों में से महत्वपूर्ण क्या है, श्रुतलेख, सुनकर लिखना। धीरे धीरे बालक जब लिखना सीख जाता है तब वह लिखने में अपने लिखावट में सुंदरता लाता है और सुंदरता उसकी धीरे धीरे लिखने में बढ़ जाती है, तब सुलेख का प्रयोग करेंगे। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्रुतलेख। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों, यहां देखना है, दिया है श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। देखिए ऐसा प्रश्न जब देता है सर्वाधिक उपयुक्त होगी, यानी कि हो सकता है इस विकल्प में 2 विकल्प सही हो, 3 सही हो या चारों विकल्प सही हो। अगर चारों विकल्प सही हैं तो उन चारों में से जो सबसे उपयुक्त विकल्प सही होगा उसका ही चयन करना है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, श्रवण यानी कि सुनने में और बोलने के कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी रेडियो समाचार सुनाना। रेडियो समाचार सुनाने से केवल श्रवण कौशल का विकास होगा और यहाँ वाचन कौशल का भी दिया है, यानी कि ये उत्तर गलत। कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता सुनाना। जब बालक हाव भाव के साथ कविता सुनाएगा तो उसके वाचन कौशल का विकास होगा, न कि श्रवण कौशल का। यानी ये उत्तर भी गलत है। फिर दिया है प्रश्न उत्तर सत्र आयोजित करवाना। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करवाने से बालक के अंदर श्रवण एवं वाचन कौशल दोनों का विकास बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। जब पहले आप बालक को कहानी सुनाएंगे तो उसके श्रवण कौशल का विकास होगा, फिर उस कहानी पर आधारित उससे प्रश्न करेंगे
और उस पर बालक की प्रतिक्रिया को जानेंगे। बालक क्या कहानी के बारे में समझा, कहानी से क्या उसे शिक्षा मिली, तो बालक के वाचन कौशल का भी विकास होगा। यानी कि इसका सही उत्तर बी है तीसरे प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण को डैश 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 संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। आप जो है एक भाषा शिक्षण में एक क्लास में एक लेक्चर ले रहे हैं, उस कक्षा में आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगी? आर्थिक? नहीं, आप केवल अमीर बालक को या जो कमजोर बालक है उसी पर आधारित नहीं रहेंगे। गलत उत्तर। सांस्कृतिक? नहीं। नैतिक? नहीं। क्या रहेगा? बहुभाषी। आपकी कक्षा में कोई बालक पढ़ रहा है या बहुत ढेर सारे बालक पढ़ रहे हैं, उन सभी बालकों में जरूरी नहीं कि सबकी मातृभाषा एक हो या सबकी भाषा एक हो सकता है कोई लखनऊ से हो, कोई इलाहाबाद से हो, कोई देवरिया से हो, कोई गोरखपुर से हो। सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए कक्षा बहुभाषी को ध्यान में रख करके आप शिक्षण कार्य करेंगे। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। अगले प्रश्न में आप ध्यान दीजिए, दिया है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? अनिवार्यतः बोला गया है प्रश्न में, यानी कि हो सकता है हो भी। और ये स्तर आप ध्यान में रखेंगे, प्राथमिक स्तर कहा गया है, उच्च स्तर या माध्यमिक स्तर की बात नहीं की गई है, केवल कहा गया है प्राथमिक स्तर पर। यानी कि कक्षा 1 से 5 तक आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनमें कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? विकल्प पे आते हैं। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। सही अर्थ ग्रहण करना सही है, ठीक है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, ठीक है। अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, कुशलता का विकास, लेकिन अपनी बात व्यक्त करेंगे तो प्राथमिक स्तर पर कहीं ना कहीं यह सही नहीं है। फिर भी जो है अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, और डी विकल्प दिया है मानवीय मूल्यों का विकास। तो याद रखिए, यहां जब दे दिया है प्राथमिक स्तर दिया है इस प्रश्न में, और यहाँ विकल्प में अलंकारिक प्रयोग दिया है, तो मित्रों अलंकारिक प्रयोग प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है, ये उच्च स्तर या माध्यमिक स्तर की बातें हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पूछा है नहीं है, यानी कि नहीं है को जो है गोला बनाएंगे और देखेंगे नहीं है तो अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर के बालकों में नहीं होती है, यानी कि इसका सी उत्तर इज राइट, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग भी देने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, ठीक है। छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना सही है, सही है। छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों को किस बात का ज्ञान है नहीं है, उनकी जो त्रुटियां हैं उनको दूर कर रहे हैं, ये भी सही है। छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, जब छात्र पढ़ लेता है उसके अंदर आत्मविश्वास जगाना, जब जो है उपचारात्मक शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो यानी कि ये भी सही है। ये देखिए तीनों विकल्प सही हो गया और डी विकल्प उत्तर दिया है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी, ठीक है। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये लग रहा है किसी के अनुसार कोई कहा गया कथन है जी। कह रहा है बच्चे भाषा सीखने
की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह कथन किसका विचार है? एल.एस. वाइगोत्स्की, इवान पावलोव, नाओम चॉम्स्की, जीन पियाजे। तो इसका देखिए राइट आंसर है नाओम चॉम्स्की। चॉम्स्की महोदय ने कहा कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यानी कि इसका सी उत्तर सही है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहां देखिए प्रश्न दिया है, रेशमा 1 साल पहले असोम से पंजाब आई। अब यहां देखिए जगह का बदलाव हो रहा है। असोम से पंजाब आई, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। जाहिर सी बात है, असोम की भाषा यानी कि बोली अलग है और पंजाब की बोली अलग है, भाषा अलग है। वह जब आई पंजाब तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? अब विकल्प पे आते हैं। कह रहे हैं रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। बच्चे को बार बार गलत साबित नहीं कर सकते हैं, है ना? तो ये नकारात्मक बात है, तुरंत इसको काट देंगे। बालक की गलती कभी भी शिक्षण में नहीं देना है। तो यहां देखिए, उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। ठीक है, उसे रोज 1 घंटा हिंदी के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी विशेष यानी कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष बालक पर आप 1 घंटा प्रयोग अलग से नहीं करेंगे, यानी कि यह भी गलत उत्तर है। उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। बात यहाँ कर रहे हैं प्राथमिक स्तर की है, तो प्राथमिक स्तर यानी कि बच्चे जब प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कक्षा में जाते हैं तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये उत्तर भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। बार बार उसे बोलने का अभ्यास कराना चाहिए, उसे बार बार बोलने का अवसर देना चाहिए, जिससे बालक के अंदर त्रुटियां दूर की जा सके। ठीक है, यानी कि इसका सही उत्तर बी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रहा है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, मात्र इतना ही प्रश्न है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कभी भी कठोरता से नहीं लेना चाहिए। उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए? जी नहीं, जल्दी से भी नहीं दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। क्या कह रहा है? भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है? नहीं। बालक जब जन्म लेता है, जब प्राथमिक कक्षा में जाता है तो अपने बोलने में त्रुटियां तो करता ही है। वह त्रुटियां दूर होती है। कैसे दूर होती है? बार बार प्रयोग से, बार बार अवसर से, बार बार जब बालक को बोलने का अवसर दिया जाएगा तब वह त्रुटियां दूर हो जाती हैं। और जी विकल्प क्या दिया है? वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है। बालक जब शुरुआत में सीखता है तो त्रुटियां करता है ना? तो ये एक स्वाभाविक हिस्सा है जो समय के साथ दूर होने लगती है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। बालक जब पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में जाता है तो वह त्रुटियां स्वाभाविक होती हैं, वह त्रुटियां करता ही है। लेकिन समय के साथ साथ वह जो त्रुटियां होती हैं, बालक को खुद से यह ज्ञात हो जाता है कि हम ये शब्द इस प्रकार से बोल रहे हैं और कोई दूसरा बालक दूसरे प्रकार से बोल रहा है और मेरे शिक्षक जो हैं वह शुद्ध बोल रहे हैं, यानी कि दूसरे प्रकार से बोलते हैं। तो धीरे धीरे बालक स्वाभाविक रूप से अपनी त्रुटियों को दूर कर लेता है, यानी कि इसका सही उत्तर डी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए दिया है पढ़ना। यहां देखिए पढ़ना दिया है, कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
क्या है महत्वपूर्ण? शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। उच्चारित करना, ठीक है, सही है। पढ़ना, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। पढ़ रहे हैं तो शब्दों को शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, वाक्यों का शुद्ध प्रयोग कर रहे हैं, शुद्ध उच्चारण करके प्रयोग कर रहे हैं, सही है। केवल अक्षर पहचान नहीं, केवल शब्द आपको दिखे तो यह नकारात्मक होता है। तुरंत आप इस प्रश्न को, इस विकल्प को काट दीजिए। तेज गति से पढ़ना नहीं, कभी भी तेज गति से नहीं पढ़ना है। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। बालक क्या कर रहा है? पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जब पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ने के साथ साथ उस संदर्भ में क्या उसका अर्थ है, क्या उसका अर्थ है, उस अर्थ को भी ग्रहण कर रहे हैं, तो ये पढ़ने का सबसे अच्छा कौशल विकास है। यानी कि इसका सही उत्तर है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। डी उत्तर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका पैराग्राफ से प्रश्न है, यानी कि गद्यांश से प्रश्न आया हुआ है। और गद्यांश में क्या प्रश्न है इसको देखते हैं। पहले तो खूब बड़ा सा गद्यांश दिया जाता है सीटेट में, गद्यांश भी आता है, पद्यांश से भी कुछ प्रश्न रहते हैं। 15 प्रश्नों की जो श्रृंखला होती है गद्यांश और पद्यांश से, तो इसमें व्याकरण का भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भाग होता है, बहुत महत्वपूर्ण अंग हिस्सा होता है। इन 15 प्रश्नों में 6 से 7 प्रश्न, 8 प्रश्न हिंदी व्याकरण से जुड़े होते हैं। इसी गद्यांश से, इसी पद्यांश से कुछ प्रश्नों का विलोम, मुहावरा, लोकोक्तियां, अलंकार, शब्द निर्माण, समास, संधि विच्छेद से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है पद्यांश, गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को समझते हैं, क्या कह रहे हैं गद्यांश में। देखिए, अगर आपको जल्दीबाजी है तो आप पैराग्राफ एक बार सरसरी नजर से पढ़ सकते हैं, निगाह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद सीधे आप प्रश्न की श्रृंखला पर आ जाएंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसकी चर्चा देश प्रेम के, यहां देखिए कह रहा है देश प्रेम के एक रूप के तौर पर नहीं की गई है। देश प्रेम के एक रूप के तौर पर नहीं की गई है। सामान्यतः जो गद्यांश दिए गए होते हैं 2 प्रश्न या 3 प्रश्न, इन्हीं 3-4 लाइनों में ही होते हैं उसके उत्तर। और यहाँ देखिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देश प्रेम के एक रूप में के तौर पर नहीं की गई है। विकल्प देखिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन करना। फिर कह रहे हैं देश को जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त करना, अपने हित को सर्वोपरि समझना, अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ना। कौन सा नहीं है? देखिए नहीं को गोला कर लीजिए, जब भी नहीं दिखे प्रश्न में तुरंत उसको घेरा कर लीजिए। और फिर आप देखते हैं, यहां पर देखिए गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प चुनना है। अपने प्रजातंत्रात्मक देश में हम अपने मताधिकार का प्रयोग करके, अब यहां देखिए हम पढ़े हैं मताधिकार का प्रयोग करके, मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का। दूसरा विकल्प देखिए दिया है, हाँ पहले ही विकल्प में है ईमानदार एवं जनप्रतिनिधि का चयन कर देश को जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त कर इसके विकास में सहयोग कर सकते हैं। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत, अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़कर हम अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। ठीक है, अग्रसर कर सकते हैं। तो देखिए देश को जाति, संप्रदाय, प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त कराना सही है, यहाँ दिया है। ठीक है, फिर दिया है अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, ये भी आपका दिया है अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, यानी कि इसका सी उत्तर दिया है अपने हित को सर्वोपरि समझना। कभी भी अपने हित को सर्वोपरि नहीं समझना है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपने हित को सर्वोपरि समझना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? देश प्रेम, नागरिकों में देश प्रेम का अभाव,
अंधविश्वास एवं छुआछूत, जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा। राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े हैं तो राष्ट्रीय एकता उसमें कहीं नहीं दिखा है, फिर आगे जब देखेंगे तो हो सकता है राष्ट्रीय एकता दिख जाए। देखिए यहां कहीं दिया है सच्ची भक्ति है। नागरिकों में देश प्रेम का अभाव राष्ट्रीय एकता में बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देश प्रेम का अभाव राष्ट्रीय एकता में बाधा का कार्य करता है ना। कह रहे हैं राष्ट्रीय एकता का भाव देश प्रेम में बाधा का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि बाधा क्या है? देश प्रेम है। ठीक है, फिर आगे देख रहे हैं। जबकि राष्ट्र की आंतरिक शक्ति तथा सुव्यवस्था और दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना तभी संभव है जब हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। जो राष्ट्र संगठित होता है उसे न कोई तोड़ सकता है और न ही कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है। वह अपनी एकता एवं सामूहिक प्रयास के कारण सदा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। अतः हमारा कर्तव्य है कि सब कुछ न्योछावर करके भी हम देश के विकास में सहयोग दें ताकि अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना कर रहा हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। अंततः हम कह सकते हैं कि देश सर्वोपरि है। तो यहां देखिए कह रहा है नागरिकों में देश प्रेम का अभाव, ठीक है, बाधा है। देश प्रेम का अभाव नागरिकों में, अंधविश्वास एवं छुआछूत, जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा। यहां देखिए जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा कहां दिया है इसका उत्तर भाई? हाँ, यहां दिया है। जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत इत्यादि कुरीतियां जो देश के विकास में बाधा है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा अंधविश्वास में बाधा का कार्य करती है, राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा होती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है? केवल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नहीं। यहां पर देखिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है? केवल स्वतंत्रता के लिए नहीं, केवल शब्द आ गया यानी कि काट देंगे। बी दिया है जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए, अंधविश्वास एवं छुआछूत की समाप्ति के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है? स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए, है ना। हम लोग अभी कहीं पढ़े हैं इस उत्तर को, आप जो है गद्यांश को अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़ करके इसका उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ये तो हो चुका ना। कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में किस पेशेवर की चर्चा नहीं की गई है? चिकित्सक, शिक्षक, समाज सेवक, किसान प्रस्तुत। देखिए गद्यांश में कहीं जो है इन सब की बात की गई है। पूरे जो है गद्यांश में चिकित्सक, शिक्षक, इसमें लग रहा है कुछ छूटा है क्या? हाँ देखिए
इस तरह किसान, मजदूर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, चिकित्सक, सैनिक, अन्य सभी पेशेवर लोगों के साथ देश के हर नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना ही सच्ची देशभक्ति है। देखिए नाम दिया गया है, चिकित्सक है, सही है, शिक्षक भी है, सही है, किसान भी है, सही है, यानी कि समाज सेवक इस गद्यांश में नहीं है, तो इसकी चर्चा नहीं की गई है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो गद्यांश में, इस पूरे गद्यांश में क्या चर्चा की गई है, यही इस गद्यांश का शीर्षक होता है। किसी भी गद्यांश को, पद्यांश को जब पढ़ते हैं, उस गद्यांश या पद्यांश का पूरा भाव, कवि क्या कहना चाह रहा है, वही इस गद्यांश या पद्यांश का शीर्षक होता है। तो देखिए इस पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद एक ही सार निकल रहा है कि इसमें कुल मिलाकर देश प्रेम की बात की गई है, और इसका पहला ही उत्तर है देश प्रेम, यानी कि इसका 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो सही उत्तर ए है। चलिए अगला प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद है, इति धन आदि, इत्यधन आदि, इति योग आदि, इति योग आदि, इत्यादि। तो देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति योग आदि, इति योग आदि। जब एक तरफ छोटी ई, दूसरे तरफ कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो वह य में बदल जाता है, और ऐसा होता है यड़ स्वर संधि में, यड़ स्वर संधि, यानी कि इत्यादि यड़ स्वर संधि का उदाहरण है, और इत्यादि का संधि, सही संधि विच्छेद है इति योग आदि। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है सुगठित राष्ट्र, संगठित राष्ट्र, सुव्यवस्थित राष्ट्र और अव्यवस्थित राष्ट्र। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोई भी राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर कब रहता है, जब वह संगठित होगा, और संगठित होने में एकता होती है, और कोई भी राष्ट्र यदि संगठित है तो वह क्या होगा, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। अभी भी गद्यांश से ही प्रश्न चल रहे हैं और गद्यांश से संबंधित प्रश्न हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वोपरि है, क्या सर्वोपरि है, देश, राज्य, परिवार, व्यक्तिगत जीवन। तो यहां आत्म भावना पे नहीं जाना है कि मेरे लिए परिवार सबसे सर्वोपरि है या व्यक्तिगत जीवन मेरा सबसे सर्वोपरि है, ये नहीं कहना है। इस गद्यांश में क्या कह रहा है, देश सबसे सर्वोपरि है, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि सही उत्तर ए हो जाएगा। अग्रसर का तात्पर्य है, विकल्प दिया गया है, आगे की ओर बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आगे होना, आज्ञाकारी होना। अग्रसर का अर्थ क्या होता है, तो अग्रसर का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना। क्या अर्थ होता है, आगे की ओर बढ़ना, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अब यहां देखिए क्या दिया है, अगला प्रश्न, ये क्या है भाई, अच्छा, पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। देखिए पद्यांश क्या कह रहे हैं, हारा हूं 100 बार गुनाहों से लड़ लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूं मैं उठ उठकर,
इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा, डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर, इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी। देखिए ये बहुत ही सुंदर कविता है और इस कविता के लेखक कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल हैं। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल हैं और ये कविता लिखा गया था 1957 ईस्वी में, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक कविता साबित हुई और बहुत ही प्रेरणादायक कविता भी है ना। क्योंकि कविता में देखिए आज के संदर्भ में भी कह रहे हैं हारा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़ लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठ कर, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा, डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आ आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर, इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह संवारी। देखिए बहुत ही सुंदर पंक्ति है और इस कविता में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अपनी सुंदरता यानी अपने जीवन को संवारने का कार्य किया जा रहा है। जैसे देखिए बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी करने की अवस्था में जब वो तैयारी करते रहते हैं तो कई बार क्या होता है, परीक्षा नहीं निकाल पाते हैं, यानी कि सफल नहीं हो पाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो जाते हैं। लेकिन क्या फेल हो गए तो क्या आप निराश होकर पढ़ना ही बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। निरंतर प्रयास, परीक्षा की एकदम मतलब सफलता के समीप आकर के, करीब आकर के 1 नंबर से आप फेल हो गए तो आपको निराश नहीं होना है, फिर से आपको संघर्ष करना है। और वही कह रहा है कविता में, कह रहा है मैं उठ कर इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, और जो मेरा गुनाह था वह फिर से मुझसे हार गया, मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा, मैं अपने जीवन को इस तरह से फिर से उबार रहा हूँ, डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आकर। देखिए अभी वही बात हुआ है कि डूबा हूं हर रोज किनारे आ आकर, बिल्कुल सफलता के समीप आ आकर मैं डूबा हूं, लेकिन मैं हर रोज उगा हूं जैसे दिनकर यानी कि सूर्य, लेकिन मैं हर रोज फिर से एक नए संघर्ष के साथ निकला हूं, जैसे कि सूरज रोज डूबता है लेकिन रोज सुबह फिर से अपने नए तरंग, नए उजाले के साथ फिर से रूबरू होता है। इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, और जो मेरी असफलता है वह मुझसे, मेरे संघर्ष से, मेरे निरंतर प्रयास से मेरी जो असफलता है मुझसे हारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह से संवारी और मैं अपना जीवन इस तरह से संवारा हूँ। तो देखिए अब प्रश्न पर आते हैं, कवि ने अपनी असफलताओं पर विजय कैसे पाई? देखिए कवि अपनी असफलताओं पर विजय कैसे पाई? संघर्ष न करके। अरे भाई कोई संघर्ष नहीं करेगा तो कैसे सफल होगा? यानी कि पहला सही गलत, निरंतर संघर्ष करके। अभी मैं वही बात कर रहा हूं कि जब आप निरंतर संघर्ष करते रहेंगे तो जीवन में जरूर आप सफल हो जाएंगे, सफलता के द्वार पर रहेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निरंतर संघर्ष करके, सुंदर बनकर। ये देखिए कह रहा है सुंदर बनकर कोई सफल होता है? सुंदर बन के हीरो बन पाएंगे, है ना? गुनाहों से लड़ेंगे तब भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसका सही उत्तर है निरंतर संघर्ष करके। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का राइट उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न है, अभी यही पद्यांश से, इसी पद्यांश से प्रश्न चलेगा। किनारे तक आकर डूबने का अर्थ है, अभी मैं कविता का अर्थ बताया हूं, किनारे तक आकर डूबने का अर्थ है यानी कि परीक्षा के समीप, सफलता के समीप आकर के निराश हो जाना। तो देखिए क्या दे रहा है, काम तमाम होना नहीं, प्रयत्न व्यर्थ जाना नहीं, सफलता के समीप होकर भी सफल ना होना। सफलता के समीप आ गए हैं, 1 नंबर से फेल हो गए, 2 नंबर से फेल हो गए, यानी कि किनारे तक आकर डूबना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हार जाना। ये भी नहीं है, यानी कि सी उत्तर सही है। ठीक है, प्रश्न है अगला, कवि
सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहता है? सूर्य का उदाहरण देकर के, सूर्य रोज डूबता है रोज निकलता है, रोज डूबता है रोज निकलता है। अब देखिए क्या कर रहा है, हार के बाद फिर संघर्ष करना, संसार में सुखों का प्रकाश फैलाना, क्रोध में आकर आग बरसाना, उपरोक्त सभी। कैसे हो जाएगा भाई? क्रोध में आकर के आग बरसाएंगे। संसार में सुखों का प्रकाश फैलाना नहीं, हार के बाद फिर से संघर्ष करना। एक बार आपका परिणाम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से संघर्ष करेंगे, दुगने रफ्तार से मेहनत करेंगे, दुगना संघर्ष करेंगे और फिर से निश्चित रूप से सफल होने के कगार पर, सफलता की द्वार पर पहुंच जाएंगे। यानी कि इसका राइट आंसर है ए, हार के बाद फिर संघर्ष करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कवि अपना जीवन कैसे संवारा? जीतकर, खुश रहकर, सूर्य की तरह चमककर, हार न मानकर, निरंतर संघर्ष करके। है ना, क्या उत्तर हो जाएगा? हार न मानकर और निरंतर संघर्ष करके। हार कभी नहीं जीवन में मानना चाहिए और निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। एक न एक दिन आप सफल जरूर बनेंगे। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न अगला, उठ उठ में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, उपमा है या रूपक है? तो यहां देखिए, उठ उठ एक ही शब्द दो बार आया हुआ है, यमक अलंकार कहीं है नहीं, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, उपमा में तुलना होता है, रूपक में आरोप होता है। बचा क्या? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है? जब एक ही शब्द को दोहराया जाए। यमक अलंकार का ठीक उल्टा होता है। यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आए या दो बार से अधिक बार आता है, लेकिन जितने बार भी आता है हर बार अलग अलग अर्थ देता है। पुनरुक्ति प्रकाश में एक ही शब्द दो बार आएगा या दो बार से अधिक आएगा, लेकिन हर बार इसका अर्थ नहीं बदलेगा, हर बार अर्थ एक ही होता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए अभी भी पद्यांश से चल रहा है। असफलता में प्रयुक्त उपसर्ग है, असफलता में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग पूछा है, ता तो प्रत्यय है नहीं, अस नहीं, लता नहीं, अ उपसर्ग है। क्या कौन सा उपसर्ग है? असफलता, सफलता, सफलता में अ उपसर्ग लगा हुआ है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए फिर प्रश्न क्या कर रहे हैं, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, भाषा की कक्षा चल रही है उसमें भाषाई खेलों का आयोजन हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए क्या करता है ये, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक लाता है। ठीक है, स्वाभाविक लाता है। बच्चे जो है खेलने के प्रति रुचि दिखाते हैं, बच्चे खेलने में सक्षम होते हैं। सही है, ठीक है। आकलन का काम करता है, खेल से आकलन का काम नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये गलत है। रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो यहाँ देखिए अध्यापक को काम को सरल भी बनाता है। बच्चे खेल खेल में बहुत सारे शब्दों का ज्ञान करते हैं, बहुत सारे शब्दों का उन्हें ज्ञान होता है, उनके शब्द भंडार में वृद्धि होता है। अध्यापक को काम को सरल बनाता है, सही है। लेकिन देखिए सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है? रोचकता और जोश लाता है। किसी बालक को कहा जाए चलो पढ़ना है, तो बालक जो है मुंह टेढ़ा करने लगेगा, भाई हम नहीं पढ़ेंगे, एकदम मुंह जो है बना लेगा। लेकिन कहा जाए खेलना है, तो खेलने के लिए बालक हमेशा उत्सुक रहता है, हमेशा तत्पर रहता है और बहुत ही रोचक ढंग से खेलता है। चाहे वह किताबों में ही खिलाया जाए, किताबों के अंदर जो है ये सब सांप सीढ़ी और सांप वाला खेल हो, या फिर जो है जैसे बना रहता है ऐसे ऐसे इस व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचाओ, तो ये भी एक खेल है। बालक जो है ऐसे ऐसे जो है दिमाग लगाता है, खेल करता है और बालक उसके गंतव्य तक पहुँचा देता है, तो ये भी एक खेल है। और बालक को खेलने के लिए कहा जाता है तो बालक के अंदर रोचकता और जोश आ जाता है स्वतः, यानी कि इसका सही उत्तर सी होगा 26 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश डैश डैश
हाँ, भारत का भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर नहीं हो सकता? परिवार के बाहर, साहित्य के बाहर, समाज के बाहर, विद्यालय के बाहर। भाषा का अस्तित्व एवं विकास परिवार के बाहर हो सकता है। साहित्य का ज्ञान नहीं है तब भी भाषा का विकास हो सकता है। विद्यालय के बाहर भी हो सकता है, लेकिन शुद्ध रूप से ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध रूप से ज्ञान अर्जित करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है और व्याकरण विद्यालय में सिखाए जाते हैं। यहाँ बस पूछा है भाषा का अस्तित्व एवं विकास, तो समाज के बाहर नहीं हो सकता है। यदि आप समाज से नहीं जुड़े हैं तो आपके अंदर भाषा का विकास निश्चित रूप से नहीं होगा, यानी कि इसका सही उत्तर सी है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों चिंतित है भाई? इसको देखिए, कह रहा है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। अच्छा, इसीलिए चिंतित है। आगे देखिए, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी विद्यालय गया है, घर पे बात क्यों करेगा? तो ये विकल्प गलत हो गया। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। विद्यालय गया है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, यह भी उत्तर गलत है। साथियों से झगड़ता है, यह जो है, इसलिए अध्यापिका नहीं चिंतित है। अध्यापिका चिंतित इसलिए है क्योंकि अध्यापक पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए अध्यापिका क्या है? चिंतित है। ठीक है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है? समृद्ध भाषाई वातावरण से, परिवेश से। मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। यदि समृद्ध भाषाई परिवेश है तो केवल सुनने की अवसर थोड़ी ना होने चाहिए, गलत। बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर। ठीक है, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता नहीं। अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, इससे कोई मतलब नहीं है। समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है? बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर अगर प्रदान होता है तो बालक के अंदर भाषा का विकास बहुत तेजी के साथ होता है, यानी कि इसका सही उत्तर है बी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। आप लोग जो है लाइक बटन को प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा सेशन को, और कैसा लगा यह क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये जो क्लास है, ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है, ये सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनका परीक्षा अभी तक नहीं हुआ है या आगे होने वाला है, उनके लिए जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न ये सब हैं जो सीटेट पैटर्न पर बिल्कुल आधारित हैं। और जिनका सीटेट की परीक्षा हो चुकी है उनको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका होने वाला है उनको अग्रिम शुभकामनाएं मैं दे रहा है। आपके विद्यार्थी पाठ में आए, यानी कि विद्यार्थी जो हैं अध्याय पढ़ रहे हैं, नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ को जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं और उस पाठ में एक नया शब्द आ गया या कोई नया शब्द आ जाता है, आप एक शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे? पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी? आप शिक्षिका हैं, आप देखने के लिए उत्तर माला तो नहीं कहेंगी। आप शिक्षक हैं, आप ये नहीं कहेंगे उत्तर अंत में देख लेना, हम नहीं बताएंगे, आप ही को बताना पड़ेगा, यानी कि ये गलत है। शब्दकोश देखना सिखलाएंगी, शब्दकोश देखना सिखाएंगी, लेकिन शब्द जब आप पाठ पढ़ा रहे हैं तब नहीं। शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी,
पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। स्थिति पैदा नहीं करेंगी और जब वह कठिन शब्द आएगा या अपरिचित शब्द आएगा तो उस शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। यानी कि इसका सही उत्तर है सी। 30 प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो आज की यह श्रृंखला यही समाप्त होती है। और जिन लोगों की अभी तक सीटेट की परीक्षा नहीं हुई है उनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, शुभ हो। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न में यदि आपको डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और इसका हम लोग सक्रिय जवाब देंगे निश्चित रूप से। चलिए, धन्यवाद।